हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 हिंदी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में आपका वर्णों की संख्या 52 होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, इनमें से आपका 11 स्वर होते हैं और 41 अर्थात 41 आपका व्यंजन होता है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या आपका 52 है, जिनमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सी है? अंतस्थ व्यंजन कौन सी है? तो ध्यान देंगे, अंतस्थ व्यंजन ये आपका 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। कौन कौन होता है? तो आपका होता है य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। तो देखेंगे इन चारों में से ऑप्शन में कौन दिया है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी क्या है? व है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? क्या बताना है हमें? हमें संयुक्त स्वर बताना है। तो ध्यान देंगे, संयुक्त स्वर ये 5 होते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या आपका 5 है। कौन कौन सा है? तो ये आपका होता है ए हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद आपका होता है ओ होता है, औ होता है और आपका एक री होता है। तो ध्यान रखेंगे, संयुक्त स्वर इनकी संख्या आपका 5 होती है, ए, ओ, औ और री। अब देखना है कि इनमें से कौन ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही आपका है औ। तो औ क्या हो जाएगा? औ आपका संयुक्त स्वर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान है। हमें क्या बताना है? ख का उच्चारण स्थान। तो ख आप खुद से भी ख बोलिए। ख ख कहने पे क्या होता है? कंठ पे आपका असर पड़ता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका ख का उच्चारण स्थान कंठ होगा। और कंठ के द्वारा और सारे भी वर्णों को हम बोल सकते हैं, जैसे अ हो गया, अ का उच्चारण स्थान आपका कंठ ही है। उसके बाद आपका आ हो गया, उसके बाद आपका क हो गया, उसके बाद ख हो गया, उसके बाद आपका ग हो गया, उसके बाद आपका हो गया घ, और क्या हो गया? और आपका अंग। इन सबों का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। तो ध्यान रखेंगे, ख तो आपका कंठ हो ही गया। इसके साथ आपने क्या सीखा कि ध्यान से देखिए, क ख ग घ अंग। इससे तो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो क ख ग ये क्या होता है? इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके साथ साथ अ और आ, इसका भी उच्चारण स्थान आपका कंठ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 आपका होते हैं, तत्सम हो गया, उसके बाद आपका होता है तद्भव, उसके बाद तीसरा होता है आपका देशज और चौथा आपका होता है विदेशज। क्या होता है? चौथा आपका होता है विदेशज। तो ध्यान देंगे, पहला आपका क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे समझ जाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कल ही हमने आपको प्रैक्टिस सेशन कराया था, उसमें हमने आपको बताया था कि तत्सम शब्द जो होता है ये आपका संस्कृत का शब्द होता है। तत्सम शब्द ये आपका संस्कृत का शब्द होता है। तद्भव हमने बताया कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप अर्थात हिंदी का शब्द होता है। देशज क्या हो गया? देशज जो सामान्य बोली वाली भाषा है, शब्द हैं जैसे लोटा डोरी, ये सब हो गया, ये सभी आपका देशज होते हैं। और विदेशज क्या होता है? विदेशों से ली गई भाषा, जैसे डॉक्टर हो गया, ये सभी क्या है? विदेशज शब्द हैं। तो आसानी से आप समझ गए होंगे, तत्सम संस्कृत के शब्द को कहते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द को कहते हैं, देशज हमने बताया कि जो लोकल हम लोग शब्द यूज करते हैं वो आपका देशज हो गया, और विदेशज हो गया विदेशों से ली गई भाषा।
तो इस तरह आप समझ गए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं और चारों का हमने कॉन्सेप्ट भी देखा। तो इसी तरह अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप 100 का 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन, बिहार बीएड में 120 तो पूछा ही जाता था, अब डीएलएड में भी आपका 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो 120 क्वेश्चन में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, देखिए अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर आपका क्वेश्चन भी आ गया कि तद्भव शब्द चुनना है। तो तद्भव मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हमें हिंदी होता है। तद्भव मीन्स क्या बताना है, हिंदी का शब्द बताना है। ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए है कपूर, तो कपूर ही आपका क्या है, हिंदी का शब्द है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब पूछा जाए आपसे कि कपूर का तत्सम अगर पूछ दे तो क्या होगा, तो कपूर का तत्सम आपका होता है कर्पूर। क्या होता है, अगर इस तरह लिखा रहेगा कर्पूर तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, लेकिन कपूर लिखा रहेगा सिंपल में तो ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द हिंदी का शब्द होता है। अग्नि, अग्नि देखिए संस्कृत का शब्द लग रहा है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, तत्सम। उसके बाद पुष्प, पुष्प भी आपका तत्सम हो गया। पुस्तक भी आपका क्या है, किताब रहता तो वो आपका तद्भव हो जाता, लेकिन पुस्तक है तो पुस्तक क्या होगा, पुस्तक आपका हो गया तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनें। इनमें से हमें क्या करना है, देशज शब्द को चुनना है। तो ध्यान से देखेंगे, देशज के बारे में हमने अभी ही बात किया है कि देशज किसको कहते हैं। जैसे हमने बताया जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, लोकल जो शब्द होता है उसी को देशज कहते हैं। जैसे हमने आपको लोटा डोरी बताया, इसमें देखिए देशज कौन दिख रहा है, डॉक्टर, डॉक्टर तो आपका विदेशज हो गया। किनारा भी नहीं होगा, किस्मत भी नहीं होगा। फुनगी देखिए, फुनगी किसको बोलते हैं, कोई भी पेड़ हो गया, डाली हो गया, इसका जो लास्ट भाग होता है उसको फुनगी बोलते हैं। तो यह क्या है, ये आपका लोकल लैंग्वेज है। तो फुनगी क्या हो जाएगा, देशज शब्द होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योगरूट शब्द कौन सा है। योगरूट शब्द हमें बताना है। तो ध्यान देंगे, योगरूट शब्द कहते किसको हैं, सबसे पहले तो यह इंपॉर्टेंट है। तो योगरूट शब्द यह क्या करता है, यह अपना सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। योगरूट शब्द सामान्य अर्थ नहीं देगा, जैसे घुड़सवार है तो घुड़सवार से घुड़सवार ही होगा, नाक मतलब तो नाक ही हो गया। उसके बाद विद्यालय का अर्थ तो स्कूल विद्यालय ही होता है। लेकिन लंबोदर देखिए, अगर हम लंबोदर का बात करते हैं तो ये अपना अर्थ छोड़कर क्या हो बताता है, यह बताता है लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। तो लंबोदर से क्या है, यह अपना अर्थ तो छोड़ दिया, नया अर्थ बताया गणेश। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, लंबोदर यहाँ पे सही आंसर होगा। कि योगरूट शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसा शब्द जो अपना खुद का आपका अर्थ छोड़ के किसी विशेष अर्थ को बताता है। जैसे लंबोदर हो गया तो लंबोदर से गणेश, पंकज कहेंगे तो पंकज से क्या हो जाएगा, कमल, जिसका जन्म पाक में होता है। जैसे हमने पीताम्बर कहा तो पीताम्बर से जिसका वस्त्र पीला है अर्थात भगवान विष्णु। तो इस तरह आप योगरूट शब्द भी आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपेक्षा का विलोम शब्द होगा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपेक्षा का अर्थ क्या होता है। उपेक्षा मीन्स होता है अगर हम किसी का उपेक्षा करते हैं अर्थात हम किसी का तिरस्कार करते हैं। तो तिरस्कार का उल्टा बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो आपका तिरस्कार अर्थात उपेक्षा का विलोम तो परीक्षा नहीं हो सकता है, लौकिक भी नहीं होगा, क्या होगा, अपेक्षा होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अपेक्षा मीन्स क्या होता है, चाह होता है, चाह हो गया। उसके बाद आशा हो गया। अपेक्षा मीन्स क्या होता है, चाह होता है, आशा होता है। और उपेक्षा का अर्थ आपका होता है तिरस्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा चुने। इसमें हमें क्या बताना है, जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा यह किसी खास समूह, जाति या वस्तु के समूह के बारे में बताता है कि वह किस जाति का है। जैसे बात करें लड़का, तो लड़का क्या हो गया, लड़का के अंदर सभी लड़के आ गए तो यह जाति बताता है बॉयज का, लड़का का। जैसे अगर राम कहिएगा तो राम क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यह आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन राम, मोहन, सोहन इत्यादि सभी बच्चे को हम एक साथ कहें तो लड़के बोलेंगे, तो लड़का क्या होगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की हो गया, गाय हो गया, गाय कहेंगे तो सभी गाय, इसमें किसी खास गाय की बात नहीं है।
तो जातिवाचक संज्ञा। तो देखिएगा इसमें भी हमें जातिवाचक चुनना है। तो गुच्छा क्या है? तो गुच्छा तो आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चाबी का गुच्छा हो गया इस तरह। दिल्ली, तो दिल्ली तो खास नाम है, जैसे इंडिया की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो दिल्ली यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी में बात करें पानी, तो पानी क्या है? पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में तो सभी पहाड़ आ गए, किसी खास पहाड़ का तो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। तो पहाड़ क्या हो जाएगा? पहाड़ आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? वह जा रहा है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे वह आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, अर्थात देखिए यहाँ पे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है तो किसी के बारे में बात हो रहा है, तो वही आपका इसका डेफिनेशन है कि इससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए, जैसे वह हो गया, यह हो गया, इस हो गया, उस हो गया, ये हो गया, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो वह जा रहा है, यहाँ पे उसके बारे में, वह के बारे में किसी निश्चित आपका यहाँ पे सर्वनाम का यूज किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा? वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जो दरवाजा खड़ा है? वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है? इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? तो देखिएगा वह जो क्या किया है, जो यहाँ पे वह कौन है और दरवाजे पर खड़ा है, इसको जोड़ने का काम किया है, अर्थात संबंध इसमें बना दिया है। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो क्या किया है, जो आपका वह कौन है और दरवाजे पर खड़ा है, इसको जोड़ने का, इसके बीच में संबंध बताया है, तो यह क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा आनंद आ गया, पूरा आनंद आ गया में पूरा कौन सा विशेषण है? तो देखिए पूरा से क्या है? परिमाण बताता है, कुछ हो गया, ये सभी परिमाण बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, परिमाणवाचक विशेषण है। पूरा क्या है? पूरा परिमाण, मात्रा बता रहा है कि आनंद आया, कितना आनंद आया, तो पूरा आनंद आ गया। तो यहाँ पे पूरा क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक ले लो में कोई कौन सा विशेषण है? कोई पुस्तक ले लो, इसमें से कोई कौन सा विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, कोई हो गया, क्या हो गया, यह, वह, जो, कौन, ऐसा, वैसा इत्यादि, ये सभी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे पुस्तक यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, तो इसके पहले कोई यहाँ पे प्रयुक्त होकर क्या किया है? यहाँ पे आपका विशेषण का काम किया है, तो कोई क्या हो जाएगा? कोई आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनें। इसमें से हमें क्या चूज करना है? स्त्रीलिंग शब्द। बच्चे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग चूज करने में। तो ध्यान देंगे, धन है, तो ऑप्शन ए में धन है। धन क्या है? धन आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन बी में है चंदन, तो चंदन भी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। उसके बाद हम बात करें उपवन का, तो उपवन भी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। लज्जा क्या है? लज्जा स्त्रीलिंग है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुने। इसमें हमें क्या करना है? पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो देखिएगा, अकाल, अकाल आपका पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इच्छा आपका स्त्रीलिंग है। उसके बाद सहायता भी आपका स्त्रीलिंग है, और आज्ञा, आज्ञा भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखेंगे, अकाल क्या है? अकाल पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर, तो देखिएगा वीर तो है, दानवीर, दान करने में जो वीर है उसको क्या कहते हैं? दानवीर कहते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि दानवीर में कौन सा समास है? तो दान करने में जो वीर हो, तो इसका देखिएगा, इसमें आपका क्या है? दानवीर का हम बात करें तो दान करने में जो वीर है,
दान करने में वीर। तो दान तो सभी करते हैं, लेकिन यह क्या है, वीर है। तो यह आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब देखिएगा तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, तो जिन शब्दों में अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होगा। तो दान करना, दान करना क्या होगा, आपका विशेषण होगा। तो पहला शब्द क्या होगा, आपका होगा संज्ञा होगा या विशेषण होगा। और इसका जो अंतिम पद होगा, जैसे वीर इसमें अंतिम पद हो गया, तो अंतिम पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में कौन सा समास है, तो राधा कृष्ण हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया। इन ये सभी क्या है, देखिए इनमें दोनों पद प्रधान है, राधा भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है। माता पिता कहने पर माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। उसके बाद भाई बहन की बात करें तो भाई भी प्रधान है। उसके बाद क्या है, भाई और बहन, ये दोनों प्रधान है। तो जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे आपका द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आप तत्पुरुष समास समझ के कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिसमें अंतिम पद प्रधान हो और प्रथम पद क्या होगा, संज्ञा या विशेषण होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा 18 नंबर में कि राधा कृष्ण जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या है। विच्छेद का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो विच्छेद का संधि विच्छेद आपका होता है विह जोड़ छेद। क्या होता है, विह जोड़ छेद होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और विच्छेद का हम बात करें संधि में, तो विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे छ है, छ है, यहाँ पे क्या है, छ है, और विह, विह ह आ रहा है, यह क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, व्यंजन हो रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, विच्छेद आपका व्यंजन संधि होगा। संधि की बात करें तो विच्छेद व्यंजन संधि हो गया, लेकिन इसका विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, विह जोड़ छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या है, तो स्वर्ग का सही संधि विच्छेद आपका सु जोड़ अर्घ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि स्वर्ग का सही संधि विच्छेद सु जोड़ अर्घ होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड और डीएलएड से रिलेटेड आपका टॉप 20 हिंदी क्वेश्चंस का पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।